किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक विचारधारा कितनी महत्वपूर्ण होती है और उस विचारधारा के प्रचार के लिए बनाया गया जो नारा होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है। हमने देखा कई विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों में एक एक नारे ने किसी को अच्छा बना दिया तो किसी को बुरा बना दिया। तो नारों की तो अहमियत सियासत में होती ही है। अब आज हम नारे की चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो एक नारा है जिसको लेकर के हिंदुस्तान में अलग अलग ढंग से सियासत हो रही है। कोई उसका समर्थन कर रहा है, कोई उसका विरोध कर रहा है, लेकिन हर किसी की जबान पे वो नारा है। वो नारा 26 अगस्त को योगी आदित्यनाथ के द्वारा आगरा की एक भारतीय जनता पार्टी की रैली में दिया गया नारा है। कॉन्टेक्स्ट उसका बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों को लेकर के था। योगी आदित्यनाथ का नारा यह रहता है, बटेंगे तो कटेंगे। इसके आगे पीछे वो यह भी कहते हुए सुने जा सकते हैं कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और उसके बाद फिर कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। इस नारे को लेकर के जब उन्होंने नारा दिया तभी बहस शुरू हो गई, लेकिन तब बहस लिमिटेड थी। तब सवाल इस बात को लेकर के था कि क्या भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको माना जाता है कि उसके विचार जो परिवार है उसका एक अंग भारतीय जनता पार्टी है, यानी विचारधारा का जो एपिसेंटर है वो आरएसएस है, क्या आरएसएस के द्वारा इस पर मुहर लगाई जाएगी? अब आज की तारीख में जब हम खड़े हैं तो इस समय भारतीय राजनीति का सबसे प्रासंगिक, चर्चित और स्वीकार्य नारा अगर कोई है तो बटेंगे तो कटेंगे है, जो योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया गया था। अब इस नारे में ऐसा क्या खास है कि अखिलेश यादव से लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत और भारत राष्ट्र के प्रमुख नरेंद्र मोदी, और इसके अलावा जो युवा नेता हैं, जो नेता अलग अलग राजनीतिक परिस्थितियों में राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, भले वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, भले वो झारखंड का चुनाव हो, भले वो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो, हर जगह पर यह नारा और इसका पोस्टर अब लगना शुरू हो गया है। इस नारे के पीछे की आखिर साइकोलॉजी क्या है और इसके असर क्या पड़ने वाले हैं, इसका प्रभाव आगे चल करके क्या रहने वाला है, इन्हीं तमाम चीजों को इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। आपसे अपील, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा करना बिल्कुल ना भूलें। अब बढ़ चलते हैं वीडियो में। चर्चा किस चीज की हम कर रहे थे? चर्चा हम कर रहे थे एक नारे की, जो नारा है बटेंगे तो कटेंगे। यह योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया गया एक नारा है। अब इस नारे को लेकर के 3-4 तरह के फ्रंट खुल गए हैं। अब उस पर हम चर्चा करें उससे पहले हम एक चर्चा आपके साथ कर लें। एक नारा जो होता है वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा, किसी राजनीतिक पार्टी, किसी राजनीतिक व्यक्ति के लिए उसका वो हथियार होता है जो उसके गैर मौजूदगी में लोगों के कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, जो दिमाग होता है लोगों का, जिसके जरिए वो वोट देते हैं, उसके साथ खेल करता है। नारा एक मिसाइल की तरह होता है, और जैसे मिसाइल की, बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज नापी जाती है कि 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, तो उस नारे का एक टेस्टिंग की जाती है कि आखिर रेंज क्या है इस नारे की। सियासत में बहुत कम ऐसे नारे आते हैं जिनकी रेंज इतनी ज्यादा होती है कि असल में कभी उनको टेस्ट किया ही नहीं जा सकता है, बल्कि उनको एक परिस्थितियों के लिए बचा लिया जाता है। 2024 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को हार मिली। उसमें एक बहुत बड़ा कारण माना गया कि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था, अब की बार 400 पार, वो अधूरा था, उसमें कोई वजह नहीं थी। उसके बाद बात हुई कि भारतीय जनता पार्टी को एक सशक्त नारे की जरूरत है, और योगी आदित्यनाथ का यह नारा बटेंगे तो कटेंगे कमोबेश उसी के तौर पर उभर करके सामने आया। इसी की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और इसके अलावा तमाम अन्य नेता इस नारे की चर्चा कर रहे हैं। यानी इस बात से यह स्पष्ट हो गया, तमाम छोटे छोटे टेस्ट के जरिए, सामाजिक रूप से टेस्ट के जरिए, सोशल मीडिया पर चर्चाओं और पोस्टर्स के टेस्ट के जरिए यह बात सिद्ध हुई कि इस नारे की जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है। इस नारे को भारतीय जनता पार्टी अपने एक सेंट्रिक नारे के तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकती है। इसका इस्तेमाल आने वाले लोकसभा चुनावों तक में हो सकता है। अब लोकसभा चुनाव में यह रिजल्ट देगा कि नहीं देगा, भाजपा इसके लिए इंतजार नहीं कर सकती है, कोई भी इसके लिए इंतजार नहीं कर सकता है। इसके लिए चाहिए कि टेस्ट किया जाए। तो इसका पहला टेस्ट हुआ हरियाणा के विधानसभा चुनाव में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत बुरी थी, और भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर योगी आदित्यनाथ के जरिए और सोशल मीडिया टीम्स के जरिए अपने इस नारे को दबा के एकदम अच्छे से सर्कुलेट करवाया पूरे हरियाणा में, और नतीजा यह हुआ कि हारी हुई बाजी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आ गई। इसके बाद महाराष्ट्र से एक पोस्टर निकल करके सामने आया, जिसमें महाराष्ट्र के एक भाजपा कार्यकर्ता, भाजपा समर्थक के द्वारा यह पोस्टर लगवाया गया कि बटेंगे तो कटेंगे।
अब इसके बाद चर्चा और तेज हो गई। चर्चा तेज होने के बाद उत्तर प्रदेश में पहुंची। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जब ग्राउंड से फीडबैक मिलने शुरू हुए, अपने नेताओं के जरिए उन्होंने बातचीत करके चीजों को समझना शुरू किया, तो निकल के फीडबैक ये आया कि यह नारा हर एक व्यक्ति तक पहुंच चुका है। और जो जाति की लड़ाई थी, जो जाति की बहस थी, जो जाति का कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे थे, पीडीए हो, जातिगत जनगणना हो, या संविधान की किताब जो लेकर के सिंबॉलिक रूप से राहुल गांधी घूम रहे थे, वो पूरा ड्रामा क्रिएट करके रखा था। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उसके जरिए डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया और उससे पॉलिटिकल माइलेज, राजनीतिक फायदा लिया राहुल गांधी ने, उसके जवाब के काट के तौर पर यह नारा हर एक व्यक्ति तक पहुंच चुका है। अभी राहुल गांधी ने तो इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके छोटे भाई अखिलेश यादव के द्वारा यह नारे का इस्तेमाल किया जाने लगा है। उनके द्वारा यह भी कह दिया गया कि हम भी नहीं बटेंगे और कटेंगे, हम भी नहीं बटेंगे, नहीं तो हम भी कट जाएंगे। उन्होंने अपने हिसाब से इस नारे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यानी यह बात, कोई भी चीज तब कैसे सक्सेसफुल मानी जाती है, जब आपके पास कोई अच्छी चीज है, आपने किसी अच्छे रंग की शर्ट पहन रखी है, उसकी अंतिम जो सबसे बड़ी उपलब्धि यह हो सकती है कि आपके मित्र उसकी तारीफ तो करें, लेकिन साथ ही साथ जो लोग आपको नापसंद करते हैं, हफ्ते भर बाद उसी रंग की या उसी डिजाइन की वो भी शर्ट पहन करके घूमने लगे, तो यह सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि मानी जाती है। योगी आदित्यनाथ के सबसे बड़े धुर विरोधी अगर कोई है तो वो अखिलेश यादव हैं। राजनीतिक रूप से सबसे बड़ा अपना दुश्मन वही मानते हैं। उन्होंने भी इस नारे को स्वीकार कर लिया। अब देरी किस चीज में थी? देरी इस चीज में थी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आखिर कब लगने लगे कि यह हमारा आधिकारिक नारा है और हम इसको राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करें। इसके लिए कुछ मुहर की जरूरत थी। सिग्नल्स आ रहे थे, नरेंद्र मोदी भी कमोबेश वही बात कर रहे थे, मोहन भागवत भी कमोबेश वही बात कर रहे थे। अब इन सबके बीच में अभी मथुरा में योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत के बीच में एक बैठक हुई। तकरीबन 2 से ढाई घंटे की बैठक चली। कहा गया कि वो कुंभ के लिए चर्चा थी। आपको जानना चाहिए कि आने वाले वर्ष में प्रयागराज में एक महाकुंभ होने जा रहा है, जो एक लंबे अंतराल के बाद आता है और हिंदुओं के लिए अगाध श्रद्धा का विषय है। और उसके लिए उसको मैनेज करना स्टेट गवर्नमेंट के लिए अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब पिछली बार का महाकुंभ हुआ था प्रयागराज में, तो अमेरिका तक में खबरें इस बात की छपी थी कि भारत ने इतनी बड़ी भीड़ को एक जगह पर कैसे मैनेज किया बिना किसी स्पेसिफिक या किसी गंभीर कैजुअलिटी के। तो ये अपने आप में एक एग्जाम्पल सेट हुआ था। तो एक बार फिर से वो चर्चा है। लेकिन कहा गया है कुंभ। कुंभ तो एक वो है, लेकिन एक कुंभ सियासत का भी है। महाराष्ट्र के चुनाव चल रहे हैं, झारखंड के चुनाव चल रहे हैं, उसके बाद दिल्ली का चुनाव है। और योगी आदित्यनाथ से बैठक होने का यह मतलब है कि अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगभग यह समझ में आ गया है कि अब जो राजनीतिक भविष्य है, अब जो राजनीतिक रूप से कार्यकर्ताओं के बीच जो मोटिवेशन ला सकता है, हरियाणा उन्होंने देखा, इस नारे का प्रभाव उन्होंने देखा। और उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को यह बात समझ में आई कि अगर भविष्य के लिए किसी के ऊपर इन्वेस्ट करना है, इस बात की चर्चा होती थी कि योगी आदित्यनाथ को लेकर के तमाम तरह से बातें हो रही हैं। आरएसएस क्या मानता है, नहीं मानता है, कोई झगड़ा चल रहा है, अमित शाह योगी आदित्यनाथ का झगड़ा है, आरएसएस में कुछ लोग नहीं चाहते क्योंकि वो विचार परिवार से नहीं आते। तमाम ऐसी बातें चल रही थी। लेकिन उन तमाम बातों को धता बताते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार योगी आदित्यनाथ के साथ कम्युनिकेशन में है। और ये पहली बार नहीं है जब योगी आदित्यनाथ जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं उसके साथ संघ के रिश्ते बेहतर हुए हैं। इससे पहले भी गोरक्षपीठ के साथ में संघ ने कई बार मिलकर के अच्छे काम किए हैं और समाज पे एक बड़ा प्रभाव डालने वाला काम किया है, चाहे वो राम मंदिर आंदोलन हो या उसके अलावा जो गतिविधियां हुई हैं जिसमें सांस्कृतिक रूप से और भारत के हिंदुओं के लिए बेहतर काम हुआ है। ये काम का इतिहास रहा है। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो मिशन है उसको फुलफिल करने के लिए योगी आदित्यनाथ को आरएसएस अपना सबसे बड़ा हथियार, अपने सबसे बड़ा एसेट के तौर पर ट्रीट कर रही है। इसीलिए महाराष्ट्र में चर्चा इस बात की हो रही है कि योगी आदित्यनाथ को इस बार एक ऐसे फ्रंट के तौर पर, एक ऐसे नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है आरएसएस और बीजेपी कि जिसके नाम पर वोट पड़े। क्योंकि मोदी के साथ इन्होंने एक खामियाजा देख लिया 2024 में कि हर स्टेट इलेक्शन में, हर असेंबली इलेक्शन में नरेंद्र मोदी के फेस को कैश आउट करवाने की वजह से टाइम ऐसा आ गया कि 2024 में लोगों के पास कुछ ऐसा था ही नहीं कि वो नरेंद्र मोदी से सरप्राइज हो जाए। हर विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का ही पोस्टर था, नरेंद्र मोदी के वादे थे, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोटिंग हो रही थी। तो कैश आउट हो चुके थे नरेंद्र मोदी। इस वजह से भी 2024 में नतीजे बुरे आए। तो आरएसएस और बीजेपी कोर्स करेक्शन कर रही है, नरेंद्र मोदी को थोड़ा सा पीछे करके उस तरीके से एक बड़े नेता के तौर पर कि हाँ एक्चुअल में बड़े नेता हैं, वो छोटी छोटी जगहों पर हर विधानसभा में प्रचार करने नहीं जाएंगे। छोटे विधायकों के लिए कम लोगों को, आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी कई विधायकों को फोन तक करने लगे थे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के समय चीजें ऐसी आई थी, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय कई जगहों पर नरेंद्र मोदी ने फोन किया था। तो जो नरेंद्र मोदी की लार्जर देन लाइफ टाइप वाली इमेज थी उसको कहीं ना कहीं एक झटका मिला था
डाउन टू अर्थ होना एक अलग बात होती है और हर जमीनी मामले में दखल देना वो अलग बात होती है। तो आरएसएस अब यह प्रयोग कर रही है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के इस नारे और उनकी उस इमेज जो उत्तर प्रदेश में बीते 7-8 वर्षों के शासन में उन्होंने कमाई है, उस चीज को लिंक करके वहां के मतदाताओं को इस चीज का टेस्ट देने की कोशिश कर रही है कि सरकार लाओगे तो योगी वाला राज पाओगे, योगी वाले हिसाब किताब में रहोगे। तो आरएसएस का यह प्रयास अब महाराष्ट्र को लेकर के, योगी आदित्यनाथ को लेकर के नजर आ रहा है, क्योंकि पक्ष के अलावा विपक्ष के लोगों में भी अब खलबली योगी आदित्यनाथ के नाम से मचने लगी है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के टर्मोइल को, जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी लोकसभा चुनावों के नतीजे के बाद, एक तरीके का पूरा 1-1.5 महीने का पूरा भूकंप चला है उत्तर प्रदेश की सियासत में, उसको जिस तरह से मैनेज करके योगी आदित्यनाथ बाहर निकले हैं और अपने काम धाम पे दोबारा से लौटे हैं और पूरी प्रदेश बीजेपी को, प्रदेश के नेताओं को, तमाम लोगों को एक फ्रंट पे ला करके खड़ा कर दिया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत योगी आदित्यनाथ की मानी जा रही है। और उसके बाद नतीजा उनको प्रमोट करके ले जाया जा रहा है कि महाराष्ट्र के चुनाव में उनको सबसे बड़ा पोस्टर बॉय आरएसएस और बीजेपी का बना करके मतदाताओं के सामने प्रेजेंट किया जाए। और इन्हीं तमाम चीजों की वजह से महाराष्ट्र में खलबली मचने लगी है। संजय राउत, जिनको बैंड बाजा कहा जाता है, सामना एक मुखपत्र है शिवसेना उद्धव गुट का, और जो सामना के एक एडिटर या संपादक जो भी कह लें, और सामना टाइप वाली जो चलती फिरती चीज उनके पास है, वो है संजय राउत। संजय राउत वो काम करते हैं जो उद्धव ठाकरे अपने मुंह से बोल करके नहीं कर सकते हैं, लेकिन चाहते हैं वैसा करना। तो संजय राउत उनका अल्टर ईगो टाइप के हैं। अब संजय राउत ने क्या कहा है? संजय राउत योगी आदित्यनाथ का नाम सुनते ही तिलमिला जाते हैं, फिर से तिलमिलाए। उन्होंने कहा कि बाबा जी महाराष्ट्र में आकर के क्या करेंगे। बाबा जी एक राज्य के सीएम हैं, लेकिन वो यहां आकर के दंगे भड़काने की कोशिश करेंगे, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। अब ये कौन बोल रहा है? वो जिस पार्टी से आते हैं, जिस विचार परिवार से आते हैं, जिस विचारधारा से आते हैं, बाला साहब ठाकरे नाम है उनके आइडियोलॉजिकल फादर का। और बाला साहब ठाकरे वो व्यक्ति थे जो सांप्रदायिक सौहार्द और सेक्युलरिज्म ऐसी फर्जी बातों में विश्वास नहीं किया करते थे। लेकिन ये तमाम लोग शायद बीच में कुछ इनके जो है क्रॉसिंग हो गई है, वो एक तरीके से कि आइडियोलॉजिकल क्रॉस ब्रीडिंग हो गई है। इस वजह से आजकल आपको ये चीजें शब्द सुनने में शिवसैनिकों के कथित जो नेता बने हुए हैं उन लोगों के मुंह से सुनने को मिल रही है। वरना बाला साहब तो वो थे जिन्होंने सीधा कहा था कि बाबरी ढांचा हमारे कार्यकर्ताओं ने गिराया था। इससे इनसेक्युलर बयान कोई नहीं हो सकता है। इससे सेक्युलरिज्म के खिलाफ खड़े होने वाला जो एक सेक्युलरिज्म का पोस्ट है, दूसरा उस पोस्ट में सबसे आगे खड़े रहने वाला जो बयान हो सकता है, वो बयान देने वाले बाला साहब ठाकरे थे। और कमोबेश उसी तेवर को योगी आदित्यनाथ डील करते हुए चलते हैं, उसी तेवर में चलते हैं। अब चूंकि बाला साहब ठाकरे की सियासत और कभी वो किसी संवैधानिक पद पर रहने नहीं रहे और चाहते भी नहीं थे रहना, तो योगी आदित्यनाथ संवैधानिक पद पे हैं तो बैलेंस रहते हैं, लेकिन कमोबेश उसी तेवर में और फॉर्म में रहते हैं। अब उनसे दिक्कत किसको हो रही है? बाला साहब ठाकरे का अपने आप को असली औलाद बताने वाले लोगों को, संजय राउत जैसे लोगों को। वो कह रहे हैं कि बाबा जी आएंगे तो यहां सेक्युलरिज्म पे खतरा हो जाएगा। अब सेक्युलरिज्म का मामला क्या है महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में तकरीबन 14 से 15% मुस्लिम वोट है, वोट बैंक है, और वो बड़ा वोकल वोट बैंक है, वो बड़ा डील करता है। 2024 के विधानसभा चुनावों को, अगर आप लोकसभा चुनावों को आप याद करेंगे, तो कांग्रेस के खिलाफ एक लंबी चौड़ी मुहिम पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों के द्वारा चलाई गई थी, क्योंकि कांग्रेस ने किसी मुसलमान कैंडिडेट को वहां से टिकट नहीं दिया था। तो बात होने लगी थी कि कैंडिडेट नहीं तो वोट नहीं, इस तरह की बातें मुसलमान करने लगे थे। तो उसको खुश करना, और वो एक एकमुश्त मिलने वाला वोट बैंक है और वो हमेशा एंटी बीजेपी स्टैंड लेता है। और जब योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचते हैं तो मुसलमानों का पारा और ज्यादा बढ़ जाता है और दिक्कत होने लगती है। तो उस चीज को खुश करने के लिए संजय राउत जो है ये ड्रामा क्रिएट करके रख रहे हैं। और इससे क्या बातें सिद्ध होती हैं? इससे एक बात सिद्ध होती है कि संजय राउत तिलमिलाए हुए हैं, और दूसरी बात यह भी सिद्ध होती है जो हमने शुरू में कहा था कि जब आपकी शर्ट का कलर जो है आपको नापसंद करने वाला व्यक्ति पहनने लगे तो वो आपकी टेस्ट की, आपकी चॉइस की सबसे बड़ी जीत होती है। तो वही होने लगा है। महाराष्ट्र की सियासत की हर गली में इस बात की खलबली है कि बटेंगे तो कटेंगे वाले बाबा योगी आदित्यनाथ अब महाराष्ट्र में आ रहे हैं और महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ कैंपेन करने वाले हैं। हरियाणा में उन्होंने नतीजा दे दिया है। अब अगर महाराष्ट्र में वैसा नतीजा मिल जाता है तो शिवसेना उद्धव गुट जो एक तरीके से जो बना करके अपना महाअघाड़ी बना करके जो चल रहे हैं, उसके लिए बड़ा खतरा हो जाएगा, उनके एग्जिस्टेंस पर खतरा हो जाएगा। क्योंकि शिवसेना उद्धव गुट के आज की तारीख में जो शिवसेना के साथ उद्धव गुट लग गया है नाम, उसकी एक बड़ी वजह यही है कि शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की लालच में पूरा ड्रामा क्रिएट करके कांग्रेस के साथ जाना चुना था।
और उसके बाद चूंकि जो नेचुरल अलायंस था वो शिवसेना और बीजेपी का था, जो पूर्ववर्ती एक शिवसेना थी, लेकिन धोखा दे करके मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में उद्धव उधर चले गए और माया मिली न राम वाली उनकी स्थिति हो गई, ना मुख्यमंत्री बन पाए ना कुछ बन पाए। आज कांग्रेस के साथ वो बस 3 में न 13 में वाली स्थिति में है। तो अगर शिवसेना को इतना बड़ा झटका, उद्धव गुट को इतना बड़ा झटका योगी आदित्यनाथ के नाम से मिल जाता है और एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ वो करिश्मा करने में कामयाब रह जाते हैं जो हरियाणा में किया उन्होंने बीजेपी आरएसएस के साथ काम करते हुए और उसके पोस्टर बॉय के तौर पर, वो काम अगर महाराष्ट्र में हो गया तो एक बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक टाइप वाला मामला हो जाएगा उनके पूरे गठबंधन के ऊपर, और उस गठबंधन की उम्र तुरंत घट करके कम हो जाएगी। अभी भी सवाल है कौन किसके साथ जाएगा, क्या जाएगा, वो अलग बयानबाजियां चल रही हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। अगर आप कहेंगे और कमेंट बॉक्स में अपनी हमारे साथ राय साझा करेंगे तो हम लगातार उन चीजों को लेकर के बात करेंगे। लेकिन अभी की जो परिस्थितियां बन रही है उसमें यह है कि संघ की तरफ से योगी आदित्यनाथ को एक तो हरी झंडी मिल गई है, उनके नारे को स्वीकार कर लिया गया है और यह मान के चलिए कि 2027 के विधानसभा और उसके बाद 29 के लोकसभा तक यह नारा बीजेपी की टैगलाइन बन जाएगा। छोटे छोटे टेस्ट हो रहे हैं, अभी मिसाइल की रेंज नापी जा रही है, अगर रेंज उसकी ठीक ठाक निकल जाती है तो उसके बाद आपको असली युद्ध में इस मिसाइल का ढंग से इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने अभी तो मुश्किलें कम हैं, अभी तो मुश्किलें शुरुआत है मुश्किलों की। अभी जातिगत जनगणना, एक बार ये 4-5 राज्यों के विधानसभा चुनाव निपट जाएं और उसके बाद आप देखेंगे 2025 के बाद, जो 25 के आप उत्तरार्ध में जब जाएंगे, तब आप इस जातिगत जनगणना के बवंडर को और इसकी धूल धक्कड़ को, इसके विवाद को, बवाल को, सब कुछ को देखेंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसे नारे, एक ऐसे आइडिया, एक ऐसे आइडियोलॉजिकल बेस की जरूरत होगी जो सिर्फ ऐसे ही नारे पूरी कर सकते हैं। और भाजपा के इतिहास में हमेशा से ये रहा है, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, इस तरह के नारे सांस्कृतिक थे और ये भी सांस्कृतिक नारा है। लेकिन चूंकि राजनीति संस्कृति से ही निकली हुई है, राजनीति संस्कृति का ही पार्ट है, तो जैसी संस्कृति बनेगी उसी के हिसाब से राजनीति भी होने लगेगी। संस्कृति के हिसाब से वो नीतियां बनती है जिनसे राज किया जाता है। तो बीजेपी के लिए ये बड़ा प्लस पॉइंट होगा अगर इनको सकारात्मक नतीजे देखने को मिलते हैं और स्वीकार्यता जिस स्तर की देखने को मिल रही है। इसका मतलब यह है कि अपनी इंटेलिजेंस और अपनी सूचना तंत्र जो आरएसएस के पास है, बीजेपी के पास है, उसके जरिए इन लोगों ने नाप लिया है कि इसकी कुव्वत क्या है, इसका कैलिबर क्या है इस नारे का, और इसकी रेंज क्या है। बस थोड़ी बहुत टेस्टिंग्स की जरूरत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, झारखंड चुनाव, उसी की टेस्टिंग है। नतीजे क्या आते हैं उसके आधार पर तय होगा कि आगे चल करके ये एक अग्नि 5 टाइप वाली मिसाइल बनेगा या फिर इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। ऐसे कई प्रयोग ठंडे बस्ते में भी डाले गए हैं कई बार पर, जैसे 80-20 का नारा योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में दिया गया था, भाजपा ने उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया था आगे चल के। लेकिन यह नारा और ज्यादा सिग्निफिकेंट, और ज्यादा संतुलित, और ज्यादा स्पष्ट, और ज्यादा मारक नजर आ रहा है। और इसी की वजह से इनको इसके नतीजे आउट ऑफ स्टेट भी मिल रहे हैं जहां योगी आदित्यनाथ का सीधा दखल नहीं है। इन तमाम चीजों को लेकर के हम आगे भी लगातार बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। इन तमाम जो चर्चाएं हमने की इसको लेकर के आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ आपसे अपील, इस वीडियो को साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप शाइनिंग इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।